अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। आज के टॉपिक में ना सिर्फ हम ब्रांचेस स्टडी करेंगे बल्कि हम ये भी देखेंगे कि साइकोलॉजी की जो फील्ड है वो रियल लाइफ में किस किस डोमेन पर एप्लीकेबल है। तो शुरू करते हैं। पहले हमारे पास जो ब्रांच है दैट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट स्टडीज साइकोपैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। साइकोपैथोलॉजी बेसिकली हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिन्हें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। It involves the study of people's emotional, thought, and behavioral patterns to identify, understand, and potentially resolve any issues that may be negatively affecting a person's life. यानी ऐसे इमोशनल थॉट या बिहेवियरल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिविजुअल के अंदर जो कि नेगेटिवली किसी भी इंसान की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इसमें तमाम मेंटल डिसऑर्डर्स और तमाम एबनॉर्मल बिहेवियर्स शामिल हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बिहेवियरल साइकोलॉजी, जिसको बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। ये बेस करती है थ्योरी ऑफ लर्निंग पर। ये theory of learning है which is based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning. Behavioral strategies such as classical conditioning and operant conditioning are often utilized to teach or modify behaviors. यानी behavioral psychology में behavior पर focus किया गया है कि behavior को किस तरह आप learn कर सकते हैं या फिर modify कर सकते हैं, और ये होता है conditioning के through, जिसमें हमारे पास दो types आती हैं conditioning की। एक है classical, दूसरी है operant, जिसमें हम behavior को या तो सीखते हैं या फिर हम मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। तीसरी जो ब्रांच है हमारे पास दैट इज बायोसाइकोलॉजी। बायोसाइकोलॉजी ऐसा साइकोलॉजिकल एरिया है जो कि फोकस करता है ब्रेन, न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम के ऊपर, जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को। यानी हमारे जो ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो हमारे बिहेवियर पर, हमारे फीलिंग्स पर, हमारे थॉट्स पर किस तरह इम्पेक्ट करता है, किस तरह अफेक्ट करता है उनको। ये तमाम चीज़ें हम बायोसाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम ब्रेन, न्यूरॉन, ओवरऑल पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं और उसका फंक्शन भी स्टडी करते हैं, एज वेल एज ऑल ऑफ द एबनॉर्मेलिटीज विच माइट अकर इन द नर्वस सिस्टम। इसको समटाइम्स फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस या फिर साइकोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी पे। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी कंसर्न्ड विद द असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इलनेस। असेसमेंट का मतलब है साइकोलॉजिकल टेस्ट्स जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, और फिर ट्रीटमेंट प्लान किए जाते हैं जिसमें हमारे पास थेरेप्यूटिक टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को ट्रीट करती हैं। इसमें क्या होता है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स को असेस किया जाता है और ट्रीट किया जाता है। क्लिनिशियंस जो होते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स होते हैं, और वो हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर को पहले असेसमेंट टूल्स के ज़रिए डायग्नोज करते हैं, फिर डिफरेंट थेरेपीज़ को प्लान करते हैं या थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सके। उसके बाद हमारे पास आती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एरिया दैट फोकसेस ऑन इंटरनल मेंटल स्टेट। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सारी कॉग्निशन आ जाती है। कॉग्निशन आपके सिंपली तमाम मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, जितने भी आपके मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो तमाम कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं, और इसका फोकस क्या होता है, ऑन द साइंस ऑफ हाउ पीपल लर्न, थिंक एंड रिमेंबर। उसके बाद आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी। इट इज सेंटर्ड ऑन ट्रीटिंग क्लाइंट्स विद मेंटल डिस्ट्रेस and help clients improve in their interpersonal relationships throughout their lives, as well as addressing concerns about health, work, family, marriage and more. काउंसलिंग साइकोलॉजी में हमारे पास ये होता है कि इसमें क्लाइंट्स को ट्रीट किया जाता है जो मेंटल डिस्ट्रेस का शिकार होते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस से मुराद मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट्स जो होते हैं या जो काउंसलर्स होते हैं वो मेंटल डिस्ट्रेस को ट्रीट करते हैं। इसका ये मतलब है जो इंडिविजुअल है उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, अलबत्ता वो लाइफ में स्टक हो गया है, यानी उसको कोई ऐसा मसला दरपेश आ गया है जिसका उसे हल मालूम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो काउंसलर्स के पास आते हैं, काउंसलर्स से गाइडेंस लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। और किन मैटर्स को एड्रेस किया जा सकता है, हेल्थ, वर्क, फैमिली, मैरिज और लाइफ के जितने भी मैटर्स हैं उनको काउंसलिंग साइकोलॉजी एड्रेस करती है।
उसके बाद हमारे पास आती है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द इफेक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स ऑन बिहेवियर, यानी बिहेवियर पर कल्चर का क्या इफेक्ट होता है, थिंकिंग पैटर्न्स पर, रीजनिंग पर, बिहेवियर, ओवरऑल बिहेवियर पर, मेंटल स्टेट पर कल्चर किस तरह इम्पेक्ट करता है। या अगर हम क्रॉस कल्चर की बात करें तो एक से ज़्यादा कल्चर्स किस तरह बिहेवियर पर इम्पैक्ट करते हैं, ये तमाम चीज़ें क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। फर्दर ये स्टडी किया जाता है कि जो कल्चर है वो इंसान की थॉट्स को, फीलिंग्स को और कॉग्निटिव पैटर्न्स को किस तरह शेप अप करता है। उसके बाद हमारे पास आती है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द चेंज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन पैरेलल टू दैट ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल चेंजेस। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में ना सिर्फ फिजिकल चेंज, ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखा जाता है, बल्कि मेंटल चेंजेस को और बिहेवियरल डेवलपमेंट को भी देखा जाता है कि इंसान जैसे जैसे फिजिकली ग्रो करता है, वो चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ जाता है, उसी तरह उसके मेंटल प्रोसेसेस किस तरह चेंज होते हैं, उसके बिहेवियरल पैटर्न्स किस तरह चेंज होते हैं, उसकी साइक कैसे चेंज होती है, ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ को स्टडी किया जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है, यानी इंटेलिजेंस पर क्या असर होता है, इमोशनल चेंजेस कैसे होते हैं, सोशल ग्रोथ कैसे होती है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल सोसाइटी में कैसे उठना बैठना या सोसाइटी के साथ डील करना सीखता है, फिर इंडिविजुअल में परसेप्चुअल चेंजेस कैसे आते हैं, ये तमाम चीज़ें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ये ऐसा साइकोलॉजिकल एरिया है जो फोकस करता है स्कूल सेटिंग्स पर। नाम से पता लग रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि एजुकेशनल सेटिंग्स पर अप्लाई हो वो एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाती है। और उसका बेसिक जो एम्फोसिस होता है वो टीचिंग साइकोलॉजी पर होता है, यानी जो टीचिंग मेथड्स हैं वो किस तरह से एक स्टूडेंट को हेल्प करें कि स्टूडेंट अपनी आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सके और स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म कर सके। उसके अलावा जितने भी एजुकेशनल इश्यूज होते हैं, स्टूडेंट कंसर्न्स होते हैं, वो भी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इन तमाम चीज़ों के साथ डील करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो मेजर इंटरेस्ट है दैट इज़ टू इंक्रीज स्टूडेंट आउटकम्स एंड फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट्स लर्न। यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग पर बहुत काम करती है और इस चीज़ पर काम करती है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जा सके कि जो एफिशिएंसी है लर्निंग की वो इंक्रीज की जा सके। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी विच इज सेंटर्ड ऑन परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स टू रिसर्च ब्रेन एंड बिहेवियर। यानी ये ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की जिसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और साइंटिफिक मेथड्स यूज किए जाते हैं ब्रेन और बिहेवियर पर रिसर्च के लिए। इन मेथड्स में क्या इंक्लूड है, केस स्टडीज, कोरिलेशनल स्टडीज, क्रॉस कल्चरल स्टडीज, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस। ये तमाम जो हैं मेथड्स हैं एक्सपेरिमेंटेशन के जो कि साइकोलॉजी में यूज किए जाते हैं ब्रेन और बिहेवियर पर रिसर्च करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आती है फोरेंसिक साइकोलॉजी विच अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू द फील्ड ऑफ लॉ। लॉ की फील्ड में या फोरेंसिक फील्ड में जब साइकोलॉजी अप्लाई होती है तो वो फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाती है। इस फील्ड में क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, यानी जो एक इंडिविजुअल क्राइम करता है उसके पीछे क्या मोटिवेशन होती है और क्या अर्जेस होती हैं, एक क्रिमिनल की मेंटल स्टेट क्या होती है, ये तमाम चीज़ें फोरेंसिक साइकोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। और फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है हमारे पास कोर्ट सिस्टम में भी अप्लाई होती है। उसके बाद हमारे पास आती है हेल्थ साइकोलॉजी विच स्टडीज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, मेडिसिन एंड सोशल फैक्टर्स ऑन हेल्थ एंड इलनेस ऑफ एन इंडिविजुअल। हेल्थ साइकोलॉजी में हम कंबाइंड इफेक्ट स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी का, बायोलॉजी का, मेडिसिन का और सोशल फैक्टर्स का कि वो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ और इलनेस को कैसे इफेक्ट करते हैं। यानी अगर आप बिहेवियर की बात करें तो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो नॉर्मल बिहेवियर को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करती हैं और कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो बिहेवियर को अब नॉर्मल करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी में आती हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो समटाइम्स नोन एज मेडिसिन साइकोलॉजी और बिहेवियरल मेडिसिन, क्योंकि इसमें मेडिसिन को स्टडी किया जाता है जो कि बिहेवियर को इम्पेक्ट करती हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल की हेल्थ जो है किस तरह उसकी मेंटल स्टेट पर असरअंदाज होती है, ये तमाम चीज़ें हेल्थ साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। फिर आती है हमारे पास इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। ये अप्लाई होती है वर्क प्लेस में, यानी नाम से पता लग रहा है किसी इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, यानी ओवरऑल जनरल किसी भी वर्क प्लेस में जो साइकोलॉजी की फील्ड अप्लाई होती है उसको IO साइकोलॉजी कहा जाता है। और
इट फोकसेस ऑन द इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन वर्क प्लेस। और इसका जो फोकस होता है कि इंडस्ट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है या एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज किया जा सके। इंक्रीज किस तरह से किया जा सके? देयर बाय मैक्सिमाइजिंग द वेल बींग ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल की वेल बींग को इंक्रीज करके। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो अगर उनकी मेंटल स्टेट अच्छी होगी, उनकी हेल्थ अच्छी होगी, तो वो ऑफ कोर्स अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्लरिश करेगी। तो इस काम के लिए आईओ साइकोलॉजी अपना पार्ट प्ले करती है। उसके बाद आती है हमारे पास पर्सनालिटी साइकोलॉजी। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एरिया फोकस्ड ऑन हाउ थॉट पैटर्न्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर मेक एन इंडिविजुअल यूनिक। पर्सनालिटी साइकोलॉजी में पर्सनालिटी को स्टडी किया जाता है कि एक इंडिविजुअल की दूसरी इंडिविजुअल के साथ पर्सनालिटी किस तरह से डिफरेंट है और दोनों किस तरह से यूनिक हैं, और उनके थॉट पैटर्न्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है। इस डोमेन में हमारे पास पर्सनालिटी थेरीज अपना एक मेजर पार्ट प्ले करती हैं, जैसे कि फ्रॉइड की पर्सनालिटी थ्योरी, एरिक्सन की पर्सनालिटी थ्योरी, या बहुत से दूसरे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो पर्सनालिटी थ्योरीज दी हैं वो इस डोमेन में अप्लाई होती हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट है हमारे पास सोशल साइकोलॉजी दैट लुक्स इनटू द ग्रुप एंड सोशल बिहेवियर इंक्लूडिंग सोशल परसेप्शंस एंड बिलीव्स, लीडरशिप, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस ऑन डिसीजन मेकिंग। सोशल साइकोलॉजी किसी भी इंडिविजुअल का सोशल ग्रुप स्टडी करती है, यानी सोशली कोई इंडिविजुअल किस तरह इंटरेक्ट करता है कम्युनिटी में या सोसाइटी में, डील करते वक्त या एक्ट करते वक्त उसके मेंटल प्रोसेसेस कैसे होते हैं, वो किस तरह परसीव करता है, उसकी रीजनिंग कैसी होती है, उसके बिलीव्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या सोशल इन्फ्लुएंस, ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। लास्ट हमारे पास आती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल एरिया दैट फोकसेस ऑन हाउ साइकोलॉजी इन्फ्लुएंसेस स्पोर्ट्स, athletic performance, exercise and physical activity. It lays emphasis on how sports and physical exercise affects mood and behavior. नाम से पता लग रहा है कि साइकोलॉजी की फील्ड जब स्पोर्ट्स की सेटिंग्स में अप्लाई होगी तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी कहलाएगी, और ये फील्ड मेनली कंसर्न्ड है कि एक इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पर या उसकी मेंटल प्रोसेसेस पर, उसके बिहेवियर पर स्पोर्ट्स का या फिजिकल एक्सरसाइज का, लोकोमोशन का क्या इम्पेक्ट होता है। ये तमाम चीज़ें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। यहाँ पे ये देखा जाता है कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी इंडिविजुअल के मूड और बिहेवियर को किस तरह अफेक्ट करते हैं। ये थी हमारे पास ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जिनमें इनका स्कोप भी वाजे हो गया था कि जनरली साइकोलॉजी लाइफ में किस डोमेन पर क्या काम करती है या क्या पार्ट प्ले करती है। इन केस यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस यू माइट मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।